अच्छा जी, तो अब सेक्शन बी की तरफ आते हैं। हमने सेक्शन ए को लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था और सेक्शन बी में हमारे पास यहाँ जो क्वेश्चंस है 10 क्वेश्चंस हमारे पास 9 क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है। और इन 9 में से बेसिकली हमें 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन मैं तो यहाँ आपको सारे के सारे ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड के डिस्क्रिप्शन में आपके पास इस पीडीएफ का लिंक आ रहा होगा, तो इस पीडीएफ को लाजमी अपने पास डाउनलोड कर लें। तो हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास हमें वेरीफाई करनी है। हमें ए का जो सेट गिवन है विच इज 1 3 5 7 एंड 9, ये हमारे पास सेट ए है। सेट बी हमें दिया जा रहा है 5 6 7 8 5 6 7 8 एंड हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 till 10 तक। सही है। 1 2 3 और यहाँ पे मैं इस तरीके से डॉट लगा देता हूँ। ये मेरे पास 10 तक वैल्यूज की गिवन है, मैं सारी वैल्यूज नहीं लिख रहा यहाँ पे। और हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है, वेरीफाई करनी है डी मॉर्गन्स लॉ। तो स्टूडेंट्स डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास दो तरह के यहाँ पे लॉ मौजूद हैं। ठीक है। फर्स्ट लॉ हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सही है। तो पहले इस लॉ को सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद सेकंड लॉ इसकी जो है उसकी तरफ भी आ जाते हैं। तो भाई यहाँ पे टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सही है। तो पहले हमें यहाँ पे क्या चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी भाई। सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें पहले ए और बी का यूनियन पता होना चाहिए। तो ए यूनियन बी हमें पहले निकालना पड़ेगा। आपके पास सेट ऊपर मौजूद हैं दोनों, तो इन दोनों सेट में से आप ए यूनियन बी मुझे बताएंगे क्या होगा। तो वो 1 3 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। सही है। अब हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये बराबर होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी के। सही है। यूनिवर्सल सेट आपके पास दिया हुआ है और ए यूनियन बी हमने निकाल लिया, तो इन दोनों सेट को आप माइनस कर दें। तो सिंपल इसका तरीका यही है कि जो ए यूनियन बी के वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को आप यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें 2 नहीं दिख रहा, मतलब 2 हमारे पास बच जाएगा। 4 नहीं दिख रहा तो 4 बच जाएगा। ठीक है। 5 6 7 8 9 और 10 नहीं है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। मतलब हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट आ चुका है 2 4 10। सही है। अब मैं राइट हैंड साइड की तरफ आता हूँ। टेक राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। तो इंटरसेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि भाई यूनिवर्सल सेट माइनस ए। सही है। यूनिवर्सल सेट आपको ऊपर गिवन है, ए का सेट भी गिवन है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज ए के सेट में मौजूद है उनको हटा के यहाँ पे लिख देंगे। सही है। मतलब 1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा तो 2 आपके पास बच गया। सही है। फिर 4 आ जाएगा। 5 है ए में तो 5 नहीं लिखेंगे। 6 नहीं है विच मीन 6 लिख लेंगे यहाँ। 7 नहीं लिखेंगे। 8 आ जाएगा एंड लास्ट में 10। सही है। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं भाई बी कॉम्प्लीमेंट की। सही है। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस बी
तो भाई यहाँ पे बी के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, सो 1 till 4 तक तो सारी वैल्यूज पहले आ जाएंगी, 1 2 3 4, सही है। और फिर 5 6 7 8, तो ये वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव होंगी, लास्ट में बच जाएगा 9 10। सही हो गया यहाँ तक। अब इन दी एंड हमें इन दोनों को इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट का मतलब इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स को चूज करना है। तो भाई कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? देखो 2 दोनों सेट में आ रहा है तो 2 कॉमन हो गया, 4 दोनों सेट में है तो 4 कॉमन हो गया, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नीचे सेट में मौजूद है ऊपर नहीं है, 10 दोनों में आ रहा है। तो भाई 2 4 10 ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, और राइट हैंड साइड भी इसी राइट हैंड साइड आ गई। ऊपर हमने लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट की थी, वो भी सिमिलर थी, मतलब हैंस प्रूव्ड। सही हो गया यहाँ तक। तो ये हमारे पास डी मॉर्गन्स की फर्स्ट लॉ है। अब इसी तरीके से सेकंड लॉ की तरफ आते हैं। स्टूडेंट सेकंड लॉ भी बिल्कुल सिमिलर होती है। वो हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। सही है। इसका आंसर तो हमारे पास दोनों में अलग अलग है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इस वाले फर्स्ट लॉ से तो अलग आएगी, लेकिन दोनों सिमिलर होंगी। मतलब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम निकालेंगे वो सिमिलर आने वाली है। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो भाई स्टूडेंट्स जानते हैं यहाँ पे सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट तो बाद में ही निकलेगा हमारे पास। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के सेट में कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं भाई? 1 ए के सेट में है, बी में नहीं है, 3 ए में है, बी में नहीं है, 5 दोनों के अंदर आ रहा है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर 6 की बात करें तो 6 दोनों में ही एक में है, दूसरे में नहीं है, 7 दोनों में कॉमन है। सही है। और फिर 9 और 8 दोनों अलग अलग आ रहे हैं। सही है। तो 5 और 7 हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मैंने यहाँ पे ए ही बना दिया है डायरेक्ट, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स होल कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका जानते हैं सारे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से 5 और 7 को हटा देंगे, मतलब 1 2 3 4 6 8 9 और 10 ये वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास। सही हो गया, तो 9 को सही करते हैं। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड की बात करें तो भाई RHS में हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सही है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से आप देख रहे हैं यही वैल्यू आएगी ए कॉम्प्लीमेंट की, बी कॉम्प्लीमेंट की यही वैल्यू आएगी। तो मैं डायरेक्टली ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ, आप लोगों ने तो कैलकुलेट करना ही होगा। मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिड्यूसिंग टाइम, क्योंकि वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी हमारी, हमें 10 सवाल यहाँ पे जो है सॉल्व करने हैं। तो भाई इन दोनों का यूनियन करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4। आप देखें इनमें 5 नहीं है तो 5 नहीं लिखेंगे, 6 आ जाएगा, एंड देन 7 नहीं है, 7 भी नहीं लिखेंगे, 8 9 और 10। तो आप देख सकते हैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सिमिलर आ रही है, विच मीन्स हैंस प्रूव। तो भाई मुबारक हो, हमने फर्स्ट क्वेश्चन तो जो है यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब अपने PDF में आप लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देख लेता हूँ मेरे पास क्या है। इफ ए रेशो बी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी रेशो डी, मतलब सी अपॉन डी इक्वल्स टू ई रेशो एफ, मतलब ई अपॉन एफ। सही है। ये हमारे पास गिवन है और हमें शो करके बताना है। ठीक है, हमें शो करना है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये बराबर है हमारे पास ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ के होल स्क्वायर के। सही हो गया यहाँ तक। तो भाई सबसे पहले तो ये जो हमारे पास कंडीशन गिवन है ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू ई अपॉन एफ, इसको हम लेट करते हैं कि ये बराबर है के के। सही है। और यहाँ से हम निकाल लेंगे ए अपॉन बी इक्वल्स टू के, तो ए हमारे पास आ जाएगा बी के इक्वल। सिमिलरली
सी की वैल्यू मुझे बता दें, सी की वैल्यू हो जाएगी डी के, फिर ई की वैल्यू तो वो हो जाएगी एफ के। सही है, इन सबको उठा के पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, देन राइट हैंड साइड में। सही है, तो टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए स्क्वायर है तो ये हो जाएगा बी के का होल स्क्वायर। सही है, बी के का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है तो इट विल बी डी के होल स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर तो इट विल बी एफ के होल स्क्वायर। सही है, और बी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एज इट इज रहेगा। सही हो गया यहाँ तक? अच्छा जी, अब इसको हमें सॉल्व करना है तो ये होगा आपके पास बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर। सही है, और यहाँ ये ब्रैकेट तो एज इट इज। थोड़ा स्पेस यहाँ पे बढ़ा दूँ क्योंकि मुझे लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फिर होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखते हैं हम आगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास के स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो के स्क्वायर को कॉमन कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक गलती ये करते हैं कि यहाँ बी स्क्वायर और बी स्क्वायर इसको बी की पावर 4 कर देंगे, डी स्क्वायर और डी स्क्वायर डी की पावर 4 कर देंगे, एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर एफ पावर 4, जो कि बिल्कुल ही गलत है। भाई हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि भाई सेम वेरिएबल जब भी मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर्स ऐड होती है। सही है, यहाँ सेम वेरिएबल का मतलब सेम वैल्यू है, और वैल्यू आपके पास ये पूरी इंटायर वैल्यू आपके पास एक वैल्यू है। ये देखो, ये एक इंटायर वैल्यू है। सही है ना, ये दोनों सिमिलर वैल्यूज हैं और इनकी पावर 1 है ऊपर, यहाँ पे भी पावर 1 है। फिर सिंपल अल्फाज के अंदर ये हो जाएगा के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको मजीद कुछ आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास LHS आ गई। ठीक है, अब राइट हैंड साइड की बात करें। अच्छा, और यहाँ पे एक और मिस्टेक आपकी कि यहाँ आपने इक्वल्स टू लाजमी लगाना होता है। सही है, अगर नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम टेक राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड में आपके पास वैल्यू मौजूद है ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ होल स्क्वायर। सही हो गया यहाँ तक? ये हमारे पास वैल्यू गिवन है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे ए की जगह हम पुट करेंगे वैल्यू को। ए की जगह क्या पुट होगा? ए की जगह आ जाएगा बी के, और ये एक बी पहले से दिया हुआ है तो इट विल बी बी स्क्वायर के, प्लस सी डी है तो सी की जगह सी क्या आएगा, डी क्या आएगा, और डी इंटू डी डी स्क्वायर के हो जाएगा, प्लस ई की जगह एफ के, पहले से एक और एफ गिवन है तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब देखें इन तीनों में से हमारे पास के कॉमन आ रहा है तो भाई के को कॉमन कर दें, ये होगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। सही है, अब यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं भाई स्टूडेंट्स, जो कि गलत है। आपने क्या करना है, एक और ब्रैकेट लगाना है और उसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये स्क्वायर अंदर पुट करना होगा तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ रही है जो कि बिल्कुल सिमिलर है लेफ्ट हैंड साइड के, तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे हैंस प्रूफ। सही है, बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपके पास PDF मौजूद है तो उसमें से नोट डाउन करते रहिएगा। सही है, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। ये बेसिकली PDF के अंदर तो ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, तो आप लोग जब अपने बोर्ड एग्जाम्स में ये चीज़ सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे 4 लिखेंगे ना कि 3। सही, तो यहाँ पे आ जाएगा ए का मैट्रिक्स हमारे पास है 3, बल्कि मैं पहले मैट्रिक्स बना देता हूँ वरना ये ख़राब लगता है मुझे बहुत। इससे पहले मैट्रिक्स बना देता हूँ 3 4
मतलब उसकी वैल्यूज लिख लेते हैं, 340 -3 1 -1 -4 -5 एंड -4। सही है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। इस मैट्रिक्स का स्टूडेंट्स हमें डिटर्मिनेंट भी निकालना है, ठीक है, और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी निकालना है। याद रखिएगा कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि पहले आप डिटर्मिनेंट निकालें फिर जाके आप ट्रांसपोज निकाल लें, इसमें कोई कैद नहीं है। दोनों बिल्कुल अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है एज सच। सही है, तो आप पहले कोई भी वैल्यू निकाल लें, उससे दूसरी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, तो पहले मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ। डिटर्मिनेंट के लिए एक्सपेंडिंग बाय यूजिंग फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, और यहाँ पे 1 -1 3 जिस रो में जिस कॉलम में उसे हाइड करेंगे, -5 -4। सही है, और फिर आएगा 4, और साइन यहाँ पे इसकी चेंज हो जाएगी, -4 बन जाएगा भाई, और ये हमारे पास लिखा जाएगा -3 -1 -4 और -4। सही है, देन है 0। अच्छा, 0 के साथ मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि 0 उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर अगेन 0 ही बन जाएगा। सही है, तो मैं यहाँ पे बना देते हैं फिर भी, लेकिन अगर आप ना भी बनाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। -3 1 -4 -5। सही है, अच्छा जी, अब इन्हें एक्सपेंड करेंगे हम यहाँ पे, तो 3 एज इट इज़, ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस, और फॉर्मूले का हमारे पास माइनस होता है तो प्लस माइनस माइनस, 5 1 ज़ा 5, -4 -3 इंटू -4 इट विल बी +12। सही है, +12, और -4 इंटू -1 प्लस का 4 आएगा और फॉर्मूले का माइनस, तो इट विल बी -4, और ये 0 मल्टीप्लाई बाय दिस होल डिटर्मिनेंट, इट विल बी 0। सही हो गया यहाँ तक। -4 और -5 -9, 3 इंटू -9 स्टूडेंट्स, तो ये माइनस का 27 आएगा। 12 -4 8 होता है, 8 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 32। इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो ऐड कर ले, 27 + 32 तो इट विल बी 59, और माइनस माइनस साइन माइनस की आती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डिटर्मिनेंट तो आ गया। अब ट्रांसपोज की बात करें तो भाई ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है, रॉ को कॉलम बना दिया जाए और कॉलम को रॉ बना दिया जाए। तो ये हमारे पास 340 जो कि रॉ कॉलम में है, ये रॉ बन जाएगी 340। 4 1 -5 सॉरी -3 1 और -1, ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, और लास्ट में -4 -5 -4। सही है, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज भी आ गया है इसका, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और पीडीएफ के लिहाज से वो क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले फिर एक काम करते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ही लिख लेते हैं, वरना मेरे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते रहेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड m इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दी हुई है x² - 5x + m = 0। सही है, इस इक्वेशन का जो एक रूट है, ठीक है, सॉरी, इफ द रूट्स, इस इक्वेशन की जो रूट्स है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं किस इक्वेशन को, 2α + 5β = 7 को। सही हो गया यहाँ तक। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो जो हमें इक्वेशन गिवन है, सही है, एक जो गिवन इक्वेशन है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन इसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फ्रॉम गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन है x² - 5x + m = 0। स्टूडेंट्स इसके रूट्स हमें निकालने हैं, तो रूट्स निकालने का जो हमारे पास तरीका होगा, सही है, उसे हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, सम ऑफ रूट की फॉर्म में हम बेसिकली रूट्स वगैरह फाइंड आउट करके देखते हैं। तो सम ऑफ रूट का स्टूडेंट्स हमें फॉर्मूला मालूम है, -b/a। सही है, b हमारे पास क्या होता है, जो सिंगल पावर्ड वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, विच मीन्स -5, सो इट विल बी माइनस इंटू -5, और a हमारे पास स्क्वायर्ड
वेरिएबल का कोएफिशिएंट, स्क्वायर वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है तो ए की जगह 1 आएगा, विच मीन्स उसे लिखने की नीड नहीं है हमें। सही है, तो सम ऑफ रूट जो कि अल्फा प्लस बीटा होता है ये हमारे पास बराबर है +5 के। सही है, और स्टूडेंट्स यहीं पे बराबर में हम प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लेते हैं, POR प्रोडक्ट ऑफ रूट। स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला C/A, C की जगह आ जाएगा m, A की जगह 1 तो ये सिर्फ m रहेगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब है अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास हो जाएगा m के बराबर। सही है, इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, और ये जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कंडीशन गिवन थी इसको इक्वेशन नंबर 3। सही है यहाँ तक। स्टूडेंट्स अब इक्वेशन नंबर 1 को ज़रा देखें। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5। सही है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू 5 माइनस बीटा। सही है, नाउ पुट अल्फा इन इक्वेशन 3। सही है, अल्फा को हम कहाँ पे पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल्स टू 7, तो अल्फा की जगह आ जाएगा 2 इंटू 5 माइनस बीटा, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। सही है, प्लस 5 बीटा इक्वल्स टू 7। सही हो गया यहाँ तक। आई गेस ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी स्टूडेंट्स को। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 10 माइनस 2 बीटा प्लस 5 बीटा इक्वल्स टू 7। स्टूडेंट्स 10 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाएगा माइनस होगा, ये माइनस 2 बीटा प्लस 5 बीटा ये हो जाएगा 3 बीटा। सही है, 10 को वहाँ ले जाकर माइनस करवा दे तो 7 माइनस 10, सो इट विल बी 3 बीटा इक्वल्स टू 7 माइनस 10, ये हमारे पास होता है माइनस का 3, मतलब बीटा की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो माइनस का 1 आएगी, है ना। 3 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो -3 डिवाइडेड बाई 3 इट विल बी -1। स्टूडेंट्स बीटा तो आ गया, करण तो आ गया, अब अर्जुन को निकालना है, मतलब अल्फा को निकालना है। तो अब इसे क्या करेंगे, इसे हम उठा के इक्वेशन नंबर 1 में, या ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी इसको मैं अगर 4 का नाम दे दूँ तो हम कह सकते हैं कि पुट बीटा इन इक्वेशन 4। सही है, तो इक्वेशन 4 है हमारे पास अल्फा इक्वल्स टू 5 माइनस बीटा, बीटा की जगह -1 आ जाएगा, तो अल्फा हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस 1, इट विल बी 5 प्लस 1 6। स्टूडेंट्स अल्फा भी आ चुका है, बीटा भी आ चुका है, हमें निकालनी थी m की वैल्यू, तो m की वैल्यू के लिए इक्वेशन नंबर 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट अल्फा बीटा इन इक्वेशन 2। तो अल्फा की जगह आएगा 6, बीटा की जगह -1, इट इज इक्वल्स टू m, मतलब m की वैल्यू हमारे पास लास्टली क्या आ गई, -6। ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर। सही है, अब आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर और करके दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बेसिकली हमें अटेम्प्ट करने हैं, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सही है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट हमारे पास है x-4 डिवाइडेड बाय x-3। अच्छा, यहाँ पे लिखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए थोड़ा फ्लाइटेड लिखा जा रहा है, थोड़ा टेढ़ा हुआ है, इंक्लाइंड हुआ है, तो इसको चला ले फिलहाल। सही है, अच्छा भाई यहाँ पे सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर बल्कि जो पूरा ओवरऑल फ्रैक्शन है, क्या ये इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है। तो भाई इम्प्रॉपर हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन होता है, जब हमारे पास जो न्यूमरेटर के अंदर डिग्री आ रही है वो बराबर आ जाए डिनोमिनेटर की डिग्री से। सही है, तो ऐसे केस के अंदर हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिड्यूस करना पड़ता है डिवीजन मेथड से। सही हो गया यहाँ तक, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन होती है। तो ज़रा मुझे देख के बताएं क्या ये इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर। न्यूमरेटर में हमारे पास डिग्री 1 आ रही है, डिनोमिनेटर में भी अगर हम देखें तो हमारे पास डिग्री क्या है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 2। सही है, x मल्टीप्लाई बाय x होगा तो x स्क्वायर आएगा। सही है ना, ये जो हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स हैं, जब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ओवरऑल डिनोमिनेटर की डिग्री आएगी विच विल बी 2। सही है, तो ऊपर 1 नीचे 2 है, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। सही है, अगर इम्प्रॉपर प्रॉपर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो
तो अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर्स आ रहे हैं, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर नहीं, मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा, जो डिनोमिनेटर में इंडिविजुअल फैक्टर्स आ रहे हैं, ये फर्स्ट फैक्टर है, ये सेकंड फैक्टर है, ये फैक्टर्स किस नेचर के हैं? आइदर दे आर लीनियर, और लीनियर है तो कैसे हैं, रिपीट कर रहे हैं या नॉन रिपीटेड हैं, या फिर ये क्वाड्रेटिक हैं, अगर क्वाड्रेटिक है तो कैसे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि नॉन रिपीट। तो देखिए ये दोनों हमारे पास लीनियर है, क्योंकि एक्स की पावर यहाँ भी 1 है, एक्स की पावर यहाँ पे भी 1 आ रही है, तो ये लीनियर हो गए। अच्छा, क्या ये रिपीटेड है कि नॉन रिपीटेड है? तो सर ये नॉन रिपीटेड है, यहाँ x माइनस 3 है, यहाँ x प्लस 1 है, तो ये हमारे पास नॉन रिपीटेड फैक्टर्स है। सही है, तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स दो हमारे पास फ्रैक्शंस बनेंगे और उनके दरमियान एडिशन की साइन आएगी, पहले में आ जाएगा x माइनस 3, दूसरे में x प्लस 1। अब क्योंकि ये लीनियर एंड नॉन रिपीटेड है, तो ऊपर हम लिख सकते हैं a और यहाँ पे b लिख सकते हैं। सही है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। सही हो गया यहाँ तक, और मज़ीद आगे करते हैं, मैं थोड़ा स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर लूँ अपने लिए। तो स्टूडेंट्स अब जिस इक्वेशन नंबर 1 को हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे x माइनस 3 और x प्लस 1 डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ जाएंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई होंगे, सो इट विल बी x माइनस 4 इक्वल्स टू a अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखें यहाँ से x प्लस 1 एंड x प्लस 1 कैंसिल, यहाँ x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3, और इसे नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहाँ से हमें a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। पहले अगर मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करने की बात करता हूँ, तो मुझे b को 0 बनाना होगा। b 0 कैसे बने? तो b के लिए 0 बनाने के लिए हमें क्या करना है, x की जगह 0 पुट करना है, या x या कोई वैल्यू दूसरी पुट करनी होगी जिससे ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाए। तो देखिए अगर x की जगह 0 रखेंगे तो 0 माइनस 3, ये तो कोई नंबर आएगा, 0 तो नहीं आएगा। किस वैल्यू से हमें 0 मिल सकता है? तो भाई वो वैल्यू 3 है, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप 3 लिख दें तो 3 माइनस 3 विल बी 0 एंड 0 टाइम्स b विल बी 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x equals to 3 in equation number 2. So it will be 3 minus 4 equals to a times 3 plus 1 plus b times 3 minus 3। स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास पूरा का पूरा 0 हो गया, 3 माइनस 4 का मतलब माइनस 1, और ये हो जाएगा 4a। तो a की वैल्यू मुझे बताएं, यहाँ से हमारे पास आ जाएगी माइनस 1/4। सही है, थोड़ा स्पेस क्रिएट कर दूँ और फिर इस 9 को भी मैं सही करता हूँ, क्योंकि ये 4 है 9 नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1/4। स्टूडेंट्स a की वैल्यू आ गई। अब b के लिए हम देखें क्या करेंगे, b के लिए हम x की जगह माइनस का 1 पुट करेंगे, है ना। यहाँ पे अगर मैं आऊँ ऊपर, तो देखें इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास हमें अब a को नेग्लेक्ट करना है, मतलब x की जगह कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी होगी। सही है, x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी होगी कि जिससे पुट करने से ये प्लस 1 जो है ये पूरा टर्म 0 बन जाए। तो x की जगह माइनस का 1 पुट करेंगे। सही है, तो यहाँ पे आते हैं, हम कहते हैं कि भाई पुट x इक्वल्स टू पुट x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा -1 - 4 इक्वल्स टू a टाइम्स -1 प्लस 1 प्लस b टाइम्स -1 - 3। स्टूडेंट्स -1 - 4 ये हो जाएगा -5, ये पूरी टर्म तो 0 हो गई, ये हमारे पास माइनस का 4b हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, सो b की वैल्यू हमारे पास आ गई फाइनली 5/4। स्टूडेंट्स अब इन दोनों को उठा के हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो मैं
यहाँ पे कहीं पे कर लेता हूँ, पुट a एंड b इन 1। सही है। तो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास x माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, नहीं x माइनस 3 था आई गेस, x माइनस 3 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस 1 है। सही है, नहीं a अपॉन एक्स माइनस 3 है हमारे पास ना, तो a की जगह हमने माइनस का 1 अपॉन 4 पुट करना है, और डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3, अभी दोबारा ऊपर नहीं जा रहा, आपके पास ये सारी चीज़ें नोट डाउन होनी चाहिए, प्लस b की जगह आ जाएगा 5 अपॉन 4 और डिवीजन में x प्लस 1। सही है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 4 टाइम्स x माइनस 3 प्लस 5 अपॉन 4 टाइम x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट वाले का आंसर आ चुका है। ठीक है, सेकंड वाले की तरफ आते हैं अब।